नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम लोग जो बात कर रहे थे यानी शिक्षा मनोविज्ञान में जो हमारा टॉपिक था, इसमें कल हम लोगों ने कहां तक पढ़ा था, उससे आगे है जो कि इसको बढ़ाते हैं। यानी कल के सेशन में हम लोगों ने भारत के जो मनोविज्ञान का जो उदय, भारत के अंदर जो मनोविज्ञान का उदय किस प्रकार से होता है, कब होता है, ये बातें हम लोगों ने है जो की थी। यानी सबसे पहले सर्वप्रथम जो भारत के अंदर प्रयोगात्मक जो विश्वविद्यालय की बात करें या फिर हम कह सकते हैं प्रयोगशाला जो भारत के अंदर कब खोली गई, तो वो है जो कि हम बात कर सकते हैं 1915 के अंदर खोली गई। और उसी के अंदर आपको प्रश्न में अगर पूछ लिया जाए कि हम कह सकते हैं प्रथम बार, यानी भारत के अंदर 1915 में तो पहला जो प्रयोगशाला स्थापित की गई, लेकिन 1905 में एक प्रयोगशाला का जो प्रदर्शन के रूप में भी उस टाइम है जो कि हम कह सकते हैं उसका प्रदर्शन के रूप में उसको स्थापित किया गया था। फिर आती है बात है 1916 की, तो भारत के अंदर वैसे स्वतंत्र रूप में जो प्रयोगशाला का जो हम कह सकते हैं प्रशिक्षण के रूप में जो प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी वो 1916 के अंदर है जो कि की गई थी। तो ये बातें आपको ध्यान में अच्छे से रखनी है। अब हम क्या करते हैं, वैसे जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सिलेबस अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिया गया था, उसके अंदर जो हमारा मटेरियल था वो बिल्कुल सफिशिएंट जो हम लोगों ने पीछे क्लास 4 कर दी है उसके अंदर इतना ही था। लेकिन क्या है कि इसी के साथ में कुछ एक जो बातें और महत्वपूर्ण जो इसी टॉपिक से रिलेटेड रहती है वो भी हम लोग बातें कर लेते हैं, ताकि एक्चुअली में यहाँ से भी प्रश्न जो इसी के संप्रदाय जो होते हैं, कुछ विभिन्न मनोविज्ञान की कुछ विभिन्न स्कूलों की बात करेंगे या फिर हम संप्रदाय कह सकते हैं, तो वो भी हम थोड़े एक दो क्लास के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ से भी प्रश्न आपका आए तो आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक हेडिंग लगाओ आप, शिक्षा मनोविज्ञान। इसको थोड़ा और अन्य रूप में हम पढ़ते हैं ताकि यहाँ से भी प्रश्न जो आपके बने, और बिल्कुल बनते हैं, पीछे बने हैं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बने हैं, किस प्रकार से बने हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में संप्रदाय यानी स्कूल, विभिन्न स्कूल की बात करें तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बने हैं, किस प्रकार से बने हैं और किस प्रकार से बने सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक हेडिंग लगाओ आप, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, हेडिंग लगा दी, शिक्षा मनोविज्ञान। अब इसमें हम बात करेंगे देखिए इन दोनों को अलग अलग हम एक बार समझने की कोशिश करें पूरा। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का अर्थ क्या होता है और मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का वर्तमान में अर्थ की बात करें तो क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। कैसा अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन है। एक बार समझने की कोशिश करें, शिक्षा वर्तमान में कैसी है, मनोविज्ञान जो है ये क्या है, व्यवहार का अध्ययन है। लेकिन जबकि शिक्षा की बात करें, शिक्षा क्या है, शिक्षा उसी व्यवहार के अंदर, किसी व्यवहार के अंदर, यानी मनोविज्ञान को कहा कि ये एक व्यवहार का अध्ययन है, और जो शिक्षा है ये व्यवहार में परिमार्जन या फिर सुधार करती है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ये परिमार्जन किस प्रकार से करती है, परिमार्जन का अर्थ क्या होता है। देखिए शिक्षा जो है वो व्यवहार में, शिक्षा व्यवहार में क्या करती है, परिमार्जन, परिमार्जन कहें या फिर हम कह सकते हैं सुधार करती है। परिमार्जन, मार्जन का मतलब हो गया मांजना, साफ करना, साफ सुथरा करना ना। जैसे लोकल भाषा में कहे तो बर्तन साफ करते तो उसको क्या कहते हैं, मिट्टी से जब बर्तन साफ करते तो क्या कहते हैं उसको, मांजना यानी साफ करना। तो ये क्या करती है, शिक्षा जो है वो व्यवहार के अंदर परिमार्जन का रूप धारण करती है। अब कैसे, ये शिक्षा हमें ये चीज बताती है कि किस व्यक्ति के सामने किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यानी अगर हमारे पास में, हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिक पढ़ा लिखा है, तो उसके सामने हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, या फिर हम कह सकते हैं कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो उसके सामने किस प्रकार से बातें करनी है, या फिर कोई हम कह सकते हैं
कोई साइंटिस्ट है या फिर कोई जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है, या फिर बालकों के साथ में, या फिर हम कह सकते हैं स्कूल में भी किस प्रकार से व्यवहार हमें बच्चों के साथ में करना चाहिए, तो ये बातें हमें कौन बताता है? शिक्षा बताती है। कौन बताती है? शिक्षा। यानी मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। इसी व्यवहार के अंदर यानी शिक्षा जो है वो व्यवहार के अंदर परिमार्जन यानी सुधार करने का जो हमें क्या है शिक्षा देती है ना। व्यवहार यानी सुधार करने के लिए हम कह सकते हैं सुधार करने के लिए कहती है कि इस प्रकार से आपको ये शिक्षा का ज्ञान होना हमें है जो कि आवश्यक माना गया है। ठीक है। और शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान जो सिद्धांत है उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व में जो शुरुआत की बात करें तो वो कब हुआ था? शिक्षा मनोविज्ञान इसकी विश्व में शुरुआत कब से मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है 1900 से, 1900 ईस्वी से, यानी आपके 20वीं सदी से 1900 ईस्वी से मानी जाती है। बल्कि इसी के अंदर बात करें तो इसका जो स्पष्ट स्वरूप है वो कब देखने को मिला था? वो मिला था 1920 के अंदर। स्पष्ट स्वरूप की बात आ जाए तो कब माना जाता है? स्पष्ट स्वरूप तो ये होगा 1920 के अंदर। ठीक है। एक बार समझने की कोशिश करें, फिर मैं लिखवा दूंगा आपको। विश्व में शुरुआत शिक्षा मनोविज्ञान की कब मानी जाती है? तो आपकी बात आती है 1900 की। और वहीं पूछ ले कि स्पष्ट स्वरूप कब देखने को मिला, तो हम बात करेंगे 1920 के अंदर। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में विकास जो डेवलपमेंट था उसके अंदर महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किसका आता है? किसका आता है? थॉर्नडाइक का आता है, स्किनर का आता है, सीएल हेल का आता है, टर्मन का आता है, और एक था जड़ का आता है, फ्रोवेल का आता है। ठीक है। किन किन का आता है? चलो एक बार मैं आपको लिखवा दूंगा। इसके अंदर जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम बात करें इसके विकास में किस किस का अहम योगदान जो रहा है? थॉर्नडाइक है, स्किनर है, सीएल हेल है। ठीक है। और कौन है? जड़ है। ठीक है। थॉर्नडाइक हो गया, स्किनर हो गया, सीएल हेल हो गया, जड़ हो गया, और टर्मन भी है इसके अंदर, फ्रोवेल भी है। मैं वैसे आपको सारा लिखवा दूंगा। ठीक है। ये वैसे आप थॉर्नडाइक, स्किनर, इनका महत्वपूर्ण जो नाम है ये आपको याद रखना है। तो आपको पूछ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था उसके विकास से संबंधित यानी इनमें से कोई 3 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर है, टर्मन है, सीएल हेल है, जड़ है, और ये आप में से इनमें से 3 कोई ऑप्शन मिलेगा, एक आपको एक्स्ट्रा अदर मिल जाएगा। ठीक है। और पूछेंगे, ठीक है, मान लीजिए वाटसन दे दिया एक, फिर आपको पूछ लेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में विकास से संबंधित इनमें से नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? यानी 3 ऑप्शन आपको यहाँ से दिए जाएंगे। एक जैसे मान लीजिए वाटसन है, या फिर आपको वुडवर्थ वगैरह दे दिया, तो उनमें से वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न आपके जो देखने को मिलते हैं। फिर हम इसी के अंदर बात करते हैं, आपके थॉर्नडाइक जो था उसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चलो अब यहाँ पे इसके बारे में और समझने की बात करते हैं। थॉर्नडाइक जो था थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और इसके अंदर एक बात और आती है, थॉर्नडाइक को पशु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पशु मनोविज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये तो बात हम लोगों ने सुन ली थी। फिर हम बात करते हैं कि थॉर्नडाइक को शिक्षा पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि
हम कह सकते हैं थॉर्नडाइक ने कई सारे पशुओं पे प्रयोग किए थे, कई सारे पशुओं पे प्रयोग किए थे। इनका एक प्रयोग है जैसे कि बिल्ली पे प्रयोग इन्होंने किया था, जो कि हम आगे इसको डीपली पढ़ेंगे। बिल्ली पे इन्होंने किस प्रकार से अध्ययन किया था, हम कह सकते हैं प्रयोग किया था, और उदाहरण अपने अच्छे अच्छे जो उदाहरण है, परिभाषाएं वो इन्होंने दी थी। यानी बिल्ली का जो इनका प्रयोग है वो महत्वपूर्ण है, प्रमुख प्रयोग इनका माना गया है। तो इन्होंने कई सारे पशुओं पे प्रयोग किए, इसलिए इनको पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट आपका बन सकता है कि पशु मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपके थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अंक गणित यानी इन्होंने अंक गणित शिक्षण पर आधारित कई सारे नियम यानी 7 नियम है जो कि बताए थे, और इन्हें ही हम बात कर सकते हैं, इन्हीं के कारण इनको है जो कि शिक्षा का जनक या फिर पिता कहा गया है। चलो अब बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने शिक्षा अंक गणित, शिक्षा के अंदर अंक गणित, अंक गणित के 7 नियम बताए थे, 7 नियम बताए थे। अब हम बात कर सकते हैं जैसे अंक गणित है, ये टफ सब्जेक्ट मान लीजिए, इसके अंदर कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से हमें हम बात कर सकते हैं, एक पाठ्यक्रम बना के बच्चों के सामने पेश होना चाहिए। और उसके बाद में बात करें जैसे किस प्रकार की कोई पाठ योजना होनी चाहिए। वैसे आप सभी लोगों ने यानी कई मेरे जो विद्यार्थी जो अभी हमें देख रहे हैं जिन्होंने बीएड की है, और कई ऐसे हैं जिन्होंने बीएसटीसी वगैरह की है, तो आपने जैसे लेसन क्लास के अंदर आपका जो लेसन हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम बच्चों को किस प्रकार से यानी जो भी आपका टॉपिक हो, जो आपका पाठ होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, आप विभिन्न प्रकार के जो कौशल तैयार करते हैं। जैसे कि पहले कौन सा कौशल हो गया आपका, प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल करवाया आपने, जिससे क्या होता है, पहले आपने प्रस्तावना कौशल करवाया, और उसमें क्या रहता है कि जैसे पहले ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बच्चों को आ रहा है, यानी पहले इजी, उसके बाद में थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा कठिन, ऐसे करके है जो कि हम कह सकते हैं अंतिम जाके जो उस प्रस्तावना का जो हम कह सकते हैं जो आपका टॉपिक वहां से निकल करके आ जाता है। फिर उस टॉपिक के बारे में हम क्या करते हैं, व्याख्यान कौशल करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, व्याख्यान कौशल देते हैं। फिर व्याख्यान कौशल हो जाने के बाद में अच्छे से आपने समझाया कि इस प्रकार से, यानी मान लीजिए कि किसी प्रकार से प्रस्तावना कौशल, यानी इसके अंदर 4-5 प्रश्न रहते हैं। पहले डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाए है कि प्यारे बच्चों हम किस देश के अंदर रहते हैं, तो बताते हैं कि भारत के अंदर रहते हैं। फिर बात करते हैं कि भारत के अंदर क्या क्या प्रसिद्ध है, वो तो मान लीजिए ना, तो फिर मतलब पूरा प्रश्न को जोड़ करके रखा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों के अनुसार, जैसे 8वीं क्लास के बच्चे हैं या फिर आपके 5वीं क्लास के बच्चे, उन्हीं के अनुसार उन प्रश्नों को है जो कि बनाया जाता है, और जैसे जैसे प्रश्न का आंसर आता जाता है उसी आंसर से फिर प्रश्न बनता है, और अंत में ऐसा आंसर आता है कि जिसके बारे में बच्चों को आंसर नहीं आ रहा है, तो वहाँ उसको रोक करके और उससे हम कह सकते हैं टॉपिक जो बन जाता है उनका ना, टॉपिक यानी जो आपका प्रकरण निकल करके आता है, और उस प्रकरण पे आपको क्या कौन सा कौशल देना पड़ता है, व्याख्यान कौशल। और व्याख्यान के बाद में है जो कि आपका प्रश्न कौशल, की इसमें से आपने क्या समझा, प्रश्न कौशल, उद्दीपन कौशल, जो भी उसके बाद में आगे आपका चलता रहता है। तो इस प्रकार से अंक गणित के लिए हम कह सकते हैं इन्होंने 7 नियम बताए कि किस प्रकार से हमें पढ़ाना है, पाठ योजना तैयार करनी है, किस प्रकार से यानी किस प्रकार के बच्चे हैं उनसे किस प्रकार से हमें उनको पढ़ाना है। इसलिए इन्होंने ऐसे कई सारे जो नियम सर्वप्रथम दिए थे, इसलिए इसको है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या फिर पिता कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? फिर हम क्या करते हैं, कुछ परिभाषाएं लिखते हैं। पहले इतना लिख ले क्या, चलो समझ में आ गया सभी को? कहीं पे भी आपको कोई भी किसी प्रकार की डाउट हो तो आप लोग है जो कि कमेंट बॉक्स में मुझे बता दे, ताकि मैं आपको फिर से अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको समझाना क्या है, मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी है। और फिर आप दोबारा से हेडिंग लगाओ, यहाँ पे मैंने मिटा दी, शिक्षा मनोविज्ञान।
आवाज वगैरह आ रही है ना अच्छे से? अब लगाओ आप हेडिंग दोबारा से, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, हेडिंग लगा दी। अब लिखो, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है जबकि शिक्षा, मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है जबकि शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन या फिर सुधार करती है। मनोविज्ञान मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है जबकि शिक्षा व्यवहार में क्या करती है? सुधार करती है, परिमार्जन करती है। जबकि व्यवहार में शिक्षा जो है वो व्यवहार में परिमार्जन या हम कह सकते हैं सुधार करती है, सुधार करती है। ठीक है, फिर लिखिए आप, अतः शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। फिर लिखिए, अतः शिक्षा मनोविज्ञान कॉमा करके लिखो, शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। ठीक है, लिखे, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। फिर लिखे, शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व में जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है और इसका स्पष्ट जो स्वरूप है वो कब देखने को मिलता है। यानी चलो लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत विश्व में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व में शुरुआत कब से माने जाते हैं? 1900 ईस्वी से मानी जाती है। मानी जाती है, जबकि इसका स्पष्ट स्वरूप 1920 में सामने आया था, परंतु इसका स्पष्ट स्वरूप कब सामने आया था? 1920
1920 में सामने आया था। ठीक है, लिखो। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, जबकि शिक्षा जो है, शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन या सुधार करती है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व में शुरुआत है 1900 ईस्वी से मानी जाती है, परंतु इसका जो स्पष्ट स्वरूप है वो 1920 के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक। एक बार मैंने फिर से बोल दिया ताकि आप अच्छे से लिख लें, है ना। फिर एक लाइन लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की विकास के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किन किन का रहता है। जैसे थॉर्नडाइक है, स्किनर है, टर्मन है, और आपके हम कह सकते हैं एक वो जड़ है, फ्रोवेल है, ठीक है, सीएल हल है। तो इनके बारे में लिखते हैं, लिखो। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। महत्वपूर्ण योगदान किन का रहता है भाई? थॉर्नडाइक हो गया, टर्मन हो गया, फ्रोवेल है, जड़ है, स्किनर है, और सीएल हल है। सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आदि। शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किनका रहता है? थॉर्नडाइक है, टर्मन है, फ्रोबेल है, जड़ है, स्किनर है, और सीएल हल आदि इसके अंदर है, जो कि इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक, हाँ इतना ही है ना, लिखो फिर। ठीक है, और उसके बाद में आगे लिखते हैं हम, यहाँ तक लिख दिया क्या? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या फिर पिता कहा जाता है, और इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक या फिर पिता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। फिर लाइन लिखनी है फटाफट से, एक लाइन और लिखें। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है, और इन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक या फिर पिता भी कहा जाता है। लिख रहे हो ना? थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, और इनको है जो कि पशु मनोविज्ञान। बस इसमें क्या करना है आपको, जैसे थॉर्नडाइक को आपको क्या करना है, अंडरलाइन, जैसे आपने नोटबुक में लिख लिया, फिर इसको अंडरलाइन करो, शिक्षा मनोविज्ञान को अंडरलाइन करो, जनक, फिर पशु मनोविज्ञान जनक। जब दोबारा इसको रिवीजन करोगे तो कुछ नहीं देखना है, थॉर्नडाइक
शिक्षा मनोविज्ञान जनक है और पशु मनोविज्ञान का जनक है। बस ज़्यादा इसको ज़्यादा पढ़ने की, पूरी लाइनें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी फिर से ना, ताकि एक बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्होंने यानी थॉर्नडाइक जो था, इन्होंने अंक गणित शिक्षण पर आधारित 7 नियम जो बताए थे, इसीलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। एक लाइन और लिखे, इन्होंने अंक गणित शिक्षण पर आधारित इन्होंने अंक गणित शिक्षण पर आधारित 7 नियम बताए, इसीलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, या फिर माना जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, अब लिखो लिख दिया गया। फिर एक नई हेडिंग लगानी आपको, परिभाषा लिखेंगे कुछ परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी गई है। स्किनर ने 2 परिभाषाएं बताई थी। फिर इसके बाद में हम है जो कि संप्रदाय या फिर विभिन्न स्कूलें शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो है उनके बारे में बातें करने वाले हैं। लिखो, लिख दिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक हेडिंग लगाओ आप, परिभाषाएं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले किसकी लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम स्किनर की, बाद में लिखेंगे, और पहले लिखते हैं कॉल्सनिक के, लिखते हैं ना। कॉल्सनिक ने कहा है कि शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं उसके जो प्रयोग है उनका शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों और प्रयोगों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, अनुप्रयोग है। बस ये बात इसके अंदर आपको याद रखनी है कॉल्सनिक के अनुसार। फिर बात आती है क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने परिभाषा जो दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह व्यक्ति का जो जन्म से लेकर के, व्यक्ति का जन्म होता है वहां से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रिया है, सीखने व अनुभव करने की प्रक्रिया मानी गई। इन्होंने कहा है कि सीखने के अनुभव का वर्णन या फिर व्याख्या करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने कहा है। स्किनर ने 2 परिभाषा दी है। एक यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति का जो संपूर्ण व्यवहार और उसका व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्ति का संपूर्ण जो व्यवहार है, संपूर्ण व्यवहार वह उसका व्यक्तित्व है यानी पर्सनैलिटी, ये दोनों है जो कि किस में आती है, शिक्षा मनोविज्ञान में आती है। ये कहा है स्किनर ने, एक परिभाषा ये दी है। दूसरी ये दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो संबंध है वह सीखने सिखाने या फिर हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम। अधिगम का मतलब सीखना हो गया, शिक्षण का मतलब सिखाना हो गया। ठीक है, तो ये किसने दी, स्किनर ने दूसरी जो परिभाषा दी है। तो अब हम थोड़ी सी परिभाषा लिखते हैं। पहले लिखो आप कॉल्सनिक के अनुसार,
एक मिनट, कॉल आ रहा है थोड़ा। ओके चलो शुरू करते हैं। आगे आवाज आ रही है ना अच्छे से? ठीक है, अब शुरू करते हैं परिभाषाएं। पहले एक नंबर लगा के लिखो आप कोलसनिक के अनुसार। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया क्योंकि कॉल आ गया था। कोलसनिक के अनुसार क्या परिभाषा थी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या है जो प्रयोग है, लिखे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रयोगों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, अनुप्रयोग है जो कि माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा अब के जो हम कह सकते हैं मनोविज्ञान के सिद्धांतों, चलो लिखते रहते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रयोगों का क्या है, प्रयोगों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ भाई, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, अनुप्रयोग है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी थी, कोलसनिक के अनुसार। याद क्या करना है इसके अंदर, कोलसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रयोगों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, अनुप्रयोग है। बस इनको ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हैं अपने नोट्स के अंदर या फिर अंडरलाइन कर लीजिए इसी के अंदर। मतलब कोलसनिक के अनुसार बस यही बात करना है कि अनुप्रयोग किसका है, शिक्षा के क्षेत्र में किनका, सिद्धांतों एवं इनके प्रयोगों का। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद में लिखो आप 2 नंबर लगा के, नंबर लगाओ तो कोई जरूरी नहीं है वैसे। क्रो के अनुसार उसने कहा है कि व्यक्ति के शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का जो वर्णन एवं व्याख्या करती है या फिर करता है। लिखो 2 नंबर लगा के लिखो, 2 नंबर लगाओ या फिर कोई जरूरी नहीं है। क्रो के अनुसार, क्रो के अनुसार, क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के कब तक, वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या है, वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का यानी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करती है या फिर करता है। ठीक है, इसमें एंड करो के अनुसार फिर टर्मन की 2 लिखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक है जो कि क्या है, सीखने के अनुभव का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ठीक है, अब स्किनर की 2 लिखते हैं। सॉरी मैंने अभी टर्मन का बोल दिया होगा। स्किनर की 2 लिखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति का, चलो लिखते हैं स्किनर की, लिखते हैं 2 परिभाषा। स्किनर के अनुसार एक नंबर लगा के लिखे आप, कौन सी है कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार
और दूसरा हम कह सकते हैं उसका व्यक्तित्व आ जाता है। और दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान में, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध क्या है, सीखना सिखाना या फिर शिक्षण अधिगम से इसका है जो कि संबंध माना जाता है। ठीक है, तो लिखो शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। चलो लिखवा देता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार एवं व्यक्तित्व आ जाता है। ठीक है, फिर 2 नंबर लगा के लिखिए, एक नंबर हो गई, 2 नंबर लिखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, सीखने सिखाने से, सीखने सिखाने से, या हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम से है। सीखने सिखाने से या अधिगम का मतलब शिक्षण सीखना हो गया, शिक्षण का मतलब सिखाना हो गया, शिक्षण अधिगम से है। ये 2 परिभाषा किसके है, स्किनर की है। स्किनर के अनुसार कहा है कि मनोविज्ञान में व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार हो गया और व्यक्तित्व, ये इसके अंदर आता है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। और शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध किससे बताया है, सीखने सिखाने से, वह हम कह सकते हैं शिक्षण अधिगम से इन्होंने है जो कि बताया है। ये 2 बातें आपको अच्छे से लिख देनी है, फटाफट से लिखिए। फिर 2 और लिखो, एक तो स्टीफेन की लिख दो, एक पील के अनुसार लिख दो। स्टीफेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, उन्होंने क्रमबद्धता के बारे में कहा है। याद कैसे करना है वो भी बता दूंगा। स्टीफेन के अनुसार और एक लिखनी आपको पील के अनुसार, पील के अनुसार। ठीक है, तो स्टीफेन के अनुसार आपको लिखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक क्रमबद्ध अध्ययन है। और इसने पील ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। बस इसके अंदर कुछ आपको याद करने की बात है नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का क्रमबद्ध अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का क्या है, क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है, और इसके अनुसार कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान है। ठीक है, अब याद क्या करने हैं, स्टीफेन, इसमें तो कुछ करने की बात है नहीं, बाकी तो आपको पता ही है, याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा इसके अंदर क्या करें,
फैन, स्टीफेन, फैन, फैन है जैसे चल रहा है तो ये कैसे चलेगा, क्रमबद्ध के रूप में ही चलेगा ना, लगातार चलता है एक साइड में, या फिर ऐसे नहीं कि ऐसे घूमता घूमता ऐसे घूम जाए, है ना। तो लगातार अपनी दिशा के अनुसार, और हम कह सकते हैं बराबर चलता है ना, तो क्रमबद्धता के रूप में चलता है। तो स्टीफेन क्रमबद्धता, इसके अंदर ये याद रखना। बाकी पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का मनोविज्ञान है। लिखिए, इतना परिभाषा लिखिए। फिर इसके बाद में कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के हम कह सकते हैं जो संप्रदाय है वो पढ़ते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख जो स्कूल है या फिर संप्रदाय की बात करते हैं तो वो पढ़ते हैं। फटाफट से लिखिए, ये इतना लिखिए। फिर एक नई हेडिंग लगाई, लिख दिया क्या यहाँ? फिर लिखो एक हेडिंग लगाओ अच्छे से। संप्रदाय पढ़ते हैं, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय। मनोविज्ञान के प्रमुख स्कूल या संप्रदाय। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। 4-5 संप्रदाय पढ़ेंगे, बाकी कुछ जो बचेंगे उनको अन्य के अंदर पढ़ लेंगे। तो पहला 1 नंबर लगा के लिखे आप, संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद, एक नंबर लगा के लिखे संरचनावाद। फिर इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। संरचनावाद संप्रदाय, स्ट्रक्चरलिज्म। स्पेलिंग सही है क्या? इंग्लिश में मैं थोड़ा वीक हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म सही है क्या? तो संरचनावाद, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये वैसे मायना नहीं रखता कि मैंने स्पेलिंग सही लिखी या नहीं लिखी, बस ये याद रख लो। इधर संरचनावाद, संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद की जो नींव रखने वाला जो व्यक्ति था वो था विलियम वुंट। यानी इसकी जो नींव वो किसने रखी थी, एक बार समझने की कोशिश करें। इसकी नींव विलियम वुंट ने रखी थी। नींव किसने रखी थी? वुंट ने रखी थी। फिर बात करते हैं कि जो इसका सबसे पहले, यानी इसका वास्तविक जो रूप में इसको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है, विलियम वुंट का एक शिष्य था जिसका नाम था टिचनर। वास्तविक रूप से इसका जो इसकी नींव रखने का, या फिर हम कह सकते हैं इस संप्रदाय को स्थापित करने का जो श्रेय किसको जाता है? विलियम वुंट का एक शिष्य था जिसका नाम था टिचनर। ठीक है, तो संरचनावाद की नींव तो रखी थी विलियम वुंट ने, और टिचनर है जो कि इसके हम कह सकते हैं इसको श्रेय जाता है कि इन्होंने जो स्थापित, वास्तविक रूप से जो स्थापित किया था टिचनर ने किया था। इन्होंने 1892 के अंदर, यानी 1892 में एक विश्वविद्यालय था, कहाँ पे? अमेरिका के अंदर, कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में संरचनावाद की स्थापना की थी। कब की थी? 1892 के अंदर। किसने की थी? वास्तविक रूप से टिचनर ने है जो कि की थी। फिर बात करते हैं कि इन्होंने जो टिचनर ने किस पे बल दिया था? जो चेतना थी, चेतना के जो तत्व थे, इन्होंने चेतना के तत्वों पे बल दिया था। चेतना के तत्वों पर बल दिया था। ठीक है, और इन्होंने, हम बात कर सकते हैं 1892 में अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में? कॉर्नेल विश्वविद्यालय में है जो कि इसकी स्थापना थी। ठीक है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं।
फिर और इन्होंने एक विधि का भी अंतर्दर्शन हम कह सकते हैं, अंतर्दर्शन विधि नामक जो एक प्रक्रिया थी, यानी एक विधि का इन्होंने है जो कि जो थ्योरी थी उनका भी यहाँ पे है जो कि प्रयोग किया था। मेथड यानी अंतर्दर्शन मेथड का भी इन्होंने उपयोग किया था। अब एक बात मैंने आपको बताई थी कि अंतर्दर्शन जो विधि का नाम आता है तो किसका आना चाहिए, अंतर्दर्शन विधि तो नाम किसका आना चाहिए, टिचनर का। टिचनर कौन था, विलियम वुंट का शिष्य था। और यहीं पे आ जाए अंतर्दर्शन विचार का, अंतर्दर्शन विचार तो नाम आपका आना चाहिए यहाँ पे सुकरात। बस यहाँ पे विधि और विचार के दो नामों के जो शब्दों के अंदर भी आपके यहाँ पे आंसर चेंज होकर के आ रहा है। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया था टिचनर ने, अंतर्दर्शन विचार का प्रतिपादन किया था सुकरात ने, है ना। तो सुकरात से संबंधित हो गया अंतर्दर्शन विचार। अब क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा जो प्रकार्यात्मकवाद या फिर कार्यात्मकवाद जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे, ठीक है। हेडिंग लगा दी पहले आपने, संरचनावाद। फिर लिखो संरचनावाद की नींव विलियम वुंट के द्वारा रखी गई थी, परंतु इसका वास्तविक रूप से इसको स्थापित करने का जो श्रेय टिचनर को जाता है। लिखो संरचनावाद की नींव संरचनावाद की नींव फाउंडेशन जो इसका था, नींव किसके द्वारा रखी गई थी, विलियम वुंट के द्वारा, या फिर सीधा आप नाम याद रख सकते हैं वुंट, विलियम वुंट के द्वारा रखी गई थी, रखी गई ऐसे लिख दो, रखी गई कॉमा, परंतु इसको वास्तविक रूप से, परंतु इसको वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय, स्थापित करने का श्रेय, करने का श्रेय इसके शिष्य टिचनर को जाता है। सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस श्रेय टिचनर को जाता है, टिचनर को जाता है, ठीक है। वास्तविक रूप से किसने इसको स्थापित किया था। अब बात करते हैं कि इसने कब किया था, 1892 के अंदर। यानी अब लिखो आप, इन्होंने 1892 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, संरचनावाद की। फिर लिखो 1892 में इन्होंने 1892 ईस्वी में कॉर्नेल विश्वविद्यालय कोष्टक में लिख दो या फिर सीधा लिख दो, अमेरिका में संरचनावाद की स्थापना की। दिख रहा है बच्चे से। इन्होंने 1892 ईस्वी में कॉर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिका में संरचनावाद की स्थापना की थी। तो बस मेन बात आपको याद रखनी है, 1892 पे अंडरलाइन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और अमेरिका स्थापना।
ठीक है। फिर उसके बाद में बात आते हैं कि इन्होंने चेतना के अंदर जो तत्व थे, चेतना के तत्वों पर बल दिया था और इन्होंने एक विधि का प्रतिपादन किया था। हम कह सकते हैं वो थी, एक विधि का उपयोग किया था, अंतर्दर्शन विधि का उपयोग किया था। एक लाइन ये नेक्स्ट आगे लिख लेते हैं। इन्होंने चेतना के तत्वों पर बल दिया था। इन्होंने चेतना के तत्वों पर बल दिया था। ये दिख रहा है क्या मैं जो लिखा है मैंने? दिख रहा है क्या अच्छे से? चलो लिखो एक बार देखते हैं। इन्होंने चेतना के तत्वों पर बल दिया और अध्ययन के लिए किस विधि का उपयोग किया? अंतर्दर्शन विधि का दर्शन विधि का उपयोग किया। फिर 2 नंबर लगा के लिखो प्रकार्यात्मकवाद या कार्यात्मकवाद। ठीक है, यहां तक लिख लिया। उसके बाद में 2 नंबर लगा के लिखो आप प्रकार्यात्मकवाद संप्रदाय या फिर कार्यात्मकवाद संप्रदाय। ठीक है, 2 नंबर लगा के लिखो आप प्रकार्यात्मकवाद या कार्यात्मकवाद संप्रदाय। प्रकार्यात्मकवाद पब्लिक करके लिखो कार्यात्मकवाद, कार्यात्मकवाद। ठीक है, कोष्टक में लिखो फंक्शनलिज्म। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि इसको जो अनौपचारिक रूप से इसको शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है और औपचारिक रूप से शुरुआत करने का इसको श्रेय है जो कि किसको जाता है। तो इसमें लिखे कि प्रकार्यात्मकवाद संप्रदाय की शुरुआत है जो, या फिर हम कह सकते हैं इसका अनौपचारिक प्रारंभ शुरुआत विलियम जेम्स के द्वारा है, जो कि 1890 के अंदर अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के माध्यम से किया था। चलो पहले एक लाइन लिखते हैं, फिर इसको और अन्य हम शानदार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। लिखो प्रकार्यात्मकवाद की शुरुआत, प्रकार्यात्मकवाद की शुरुआत या इसका प्रारंभ किसके द्वारा माना जाता है? यानी इसका जो प्रारंभ है वो विलियम जेम्स के द्वारा, इसका प्रारंभ विलियम जेम्स के द्वारा अपनी पुस्तक, कौन सी थी? विलियम जेम्स की पुस्तक कौन सी थी? हमने कई बार पीछे भी चर्चा की है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स की पुस्तक थी के माध्यम से क्या की शुरुआत की थी। यानी प्रकार्यात्मकवाद संप्रदाय की शुरुआत है, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में
1890 में अपनी पुस्तक जेम्स के द्वारा 1890 में, यहाँ पे लिख दूं, विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक, ऐसे लिखो, ने 1890 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में है जो कि इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसके माध्यम से है जो कि थी, इसका प्रारंभ किया गया या फिर प्रारंभ किया गया या शुरुआत की थी की। ठीक है, यहाँ तक। फिर उसके बाद में बात आती है कि इसका औपचारिक रूप से शुरुआत इसको किसने की थी। तो औपचारिक रूप से कई सारे एक दो विद्वान थे, इसके एंजिल थे, एक जॉन डेवी था, एक हार्वे कार था, तो इन्होंने औपचारिक रूप से इसका जो शुरुआत की थी। और उसके बाद में बात करते हैं कि विलियम जेम्स ने, यहाँ पे बात आती है तत्वों की, चेतना के तत्वों पर बल किसने दिया था? टीचनर ने। विलियम वुंट का शिष्य टीचनर ने दिया था, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि विलियम जेम्स ने चेतना के कार्यों पे बल दिया था। चेतना के कार्यों पे किसने बल दिया था? विलियम जेम्स ने। और तत्वों पे बल किसने दिया था? टीचनर ने, जो कि विलियम वुंट का शिष्य था। ठीक है, ठीक है। अब लिखो, एक व्यवस्था के रूप में, एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यात्मकवाद की शुरुआत 1895 में मानी जाती है। 1895 में मानी जाती है। स्थापना है ना, स्थापना, प्रकार्यात्मकवाद की स्थापना है जो कि कब से मानी जाती है? प्रकार्यात्मकवाद की स्थापना। ठीक है। और फिर बात आती है, इन्होंने यानी विलियम जेम्स ने, ऐसे लिखो आगे, विलियम जेम्स ने चेतना के कार्यों पे बल दिया था। चेतना के कार्यों पर बल दिया था। और टीचनर ने किस पे दिया था? चेतना के तत्वों पे बल दिया था। ठीक है। फिर लिखो आप यहाँ पे प्रकार्यात्मकवाद, या फिर सीधा लिख सकते हैं सिद्धांत, इस सिद्धांत, या फिर चलो नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रकार्यात्मकवाद की शुरुआत की औपचारिक शुरुआत। पहले बात की थी हम लोगों ने अनौपचारिक, अब लिखते हैं औपचारिक शुरुआत या प्रारंभ। शुरुआत करने का श्रेय किन को जाता है? करने का श्रेय एक तो जॉन डीवी था, जॉन डीवी, पूरा नाम याद नहीं रखो तो यहाँ पे डीवी इतना रख सकते हैं, जॉन डीवी। एक था एंजिल और एक था हार्वे कार। ये इसके औपचारिक शुरुआत करने का श्रेय जो इनको जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न कई रूप से बन सकते हैं कि प्रकार्यात्मकवाद नामक जो संप्रदाय था उसका औपचारिक शुरुआत किसने की थी, या फिर इनमें से कौन सा जो हम कह सकते हैं, यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन है जिसने औपचारिक रूप से प्रकार्यात्मकवाद की संप्रदाय की जो हम कह सकते हैं शुरुआत नहीं की थी। यानी 3 ऑप्शन ये मिल जाएंगे और एक अन्य होगा, वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, या फिर अन्य उसमें वही हो सकता है विलियम जेम्स, क्योंकि उन्होंने अनौपचारिक रूप से है जो कि शुरुआत की थी, बल्कि इन्होंने औपचारिक रूप से शुरुआत की थी। फिर पूछ सकते हैं कि औपचारिक रूप से प्रकार्यात्मकवाद की शुरुआत की थी, एक ऑप्शन इनमें से मिल सकते हैं, तीनों अन्य मिल सकते हैं, तो 3 कोई अलग मिल सकते हैं, तो एक ही आपका राइट हो जाएगा इनमें से, चाहे वो हार्वे कार हो या एंजिल हो या फिर आपका जॉन डीवी हो। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ।
तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।